नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम बॉक्स की एक नई कहानी में। ज़फ़र हुसैन उर्फ चांद बाबू के सिर पर धर्म का उन्माद सवार रहता था। वह तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करता रहता था। यह पूरा गांव जानता था। इसी वजह से कोई उसे तांत्रिक कहता था, तो कोई उसे पागल, तो कोई कुछ और। गांव के लोगों से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इसकी वजह से यह थी कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। वाद विवाद की स्थिति में लोगों को तांत्रिक क्रियाओं की धमकी देना उसकी आदत में शुमार था। लिबास भी वह ढोंगियों और पाखंडियों जैसा पहनता था। उसकी इन अजीब व गरीब हरकतों से गांव वाले भी अंधविश्वास का शिकार हो गए थे कि उसे नाराज करने से उसका कोई अनिष्ट हो सकता था। यही वजह थी कि लोग उससे मेल जोल बढ़ाने से कतराते थे। ज़फ़र उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के भोजीपुरा थाना के गांव मैमोर में रहता था। उसके परिवार में पत्नी नईम बानो के अलावा 4 बच्चे, 7 साल का फरहान, 5 साल की फ़रीन, 4 साल का फ़याज़ और 1 साल का फ़मान। ज़फ़र का वास्ता चूँकि लोगों से कम था, इसलिए दूसरे लोग भी उस पर कम से कम ही ध्यान देते थे। लेकिन एक दोपहर ज़फ़र के घर से आने वाली चीखने चिल्लाने की आवाज़ों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसके दरवाजे पर पहुंचे लोगों ने अंदर का नज़ारा देखा कि लटक गए। उन्होंने बाहर खड़े होकर देखा, ज़फ़र अपनी बेटी फ़रहीन की बुरी तरह पीट रहा है। डरी सहमी मासूम बच्ची उसके चंगुल से छूटने के लिए छटपटा रही है। नईम बानो बेटी को बचाने के लिए उसके साथ धक्का मुक्की कर रही थी। इसने मेरी सारी तांत्रिक क्रिया खराब कर दी है। मेरा अच्छा वक्त आने वाला था, लेकिन इसने उसे ख़त्म कर दिया। यह मेरी बेटी नहीं, बल्कि इसके अंदर किसी शैतानी आत्मा का साया है। ज़फ़र फ़रहीन को प्रताड़ित करते हुए बड़बड़ा रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नईम बानो चिल्लाई तो वह उसे समझाने वाले अंदाज से बोला, यह हकीकत है बानो, इसने शैतानी हरकत की है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए वह बेटी को बेरहमी से पीटने लगा। नईम बानो तेज तेज चिल्लाने लगी। नई फ़रहीन भी चिल्ला रही थी, अब्बू मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे छोड़ दूँ? तू फ़रहीन नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान है जो मेरी ज़िंदगी को तबाह कर देना चाहता है, मेरी तांत्रिक क्रिया को फेल करना चाहता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। चूल्हे के पास ही तेरी कब्र बना दूंगा। ज़फ़र गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसके सिर पर खून सवार था। डर की वजह से ज़फ़र के बाकी बच्चे बरामदे में पड़े तख्त के नीचे छिप गए। बाप की ही तरह वे भी हरे व काले रंग का खास लिबास पहने हुए थे और उसके सिर पर वैसे ही रंग का कपड़ा बंधा था। यह नज़ारा देख रहे लोग चिल्लाए, ज़फ़र पागल हो गया है, तू मार ही डालेगा क्या बच्ची को? ज़फ़र ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, खबरदार मेरे बीच कोई मत आना, वरना भस्म कर दूंगा। इसके साथ ही उससे मासूम फ़रहीन का सिर ज़मीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। नईम बानो हैवान बने शौहर से फ़रहीन को बचाते आई तो उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फ़रहीन के सिर से खून बह निकला। कुछ देर के लिए उसका सिर छटपटाया और फिर शांत हो गया। यह देखकर नईम बानो बदहवास हो गई। बाहर खड़ा कोई शख्स अंदर आने की अनुमति नहीं जुटा सका। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में रहने वाले ज़फ़र के चाचा बली हुसैन भी वहां आ पहुंचे। उस जगह का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहां घर के अंदर दाखिल होकर ज़फ़र के नज़दीक पहुंचे तो उसने उसका पर चाकू से हमला कर दिया। वली हुसैन वापस दरवाजे पर आ गए। लोग तमाशबीन बने हुए थे, जबकि ज़फ़र पलथी मारकर फ़रहीन के पास बैठ गया। डरी सहमी पत्नी व दोनों बच्चे भी उसके पास बैठ गए। ज़फ़र मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। दिल दहला देने वाले इस हैरतअंगेज़ नज़ारे ने गांव वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस बीच घटना की खबर पाकर स्थानीय मीडियाकर्मी भी वहां पहुंच गए, लेकिन कोई भी घर के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा सका। गांव के चौकीदार मुकेश ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अनिल सिरोही, एसआई अखिलेश सिंह और कुछ अन्य पुलिसकर्मी मौका वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने ज़फ़र को हिरासत में ले लिया। वह पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो शैतान का कत्ल किया है। मेरी बेटी तो अभी कुछ देर में जिंदा हो जाएगी, मैं उसे जिंदा कर दूंगा। मामला संगीन था। थाना प्रभारी ने इसकी
सूचना एसएसपी धर्मवीर को भी दे दी थी। बाद में पुलिस अधीक्षक देहात ब्रजेश श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस ने मौका मुआयना किया और पंचनामा भर कर बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरोपी के घर का माहौल बिल्कुल अजीब था। वहाँ तंत्र क्रियाओं का कई तरह का सामान मौजूद था। पुलिस ने संदिग्ध चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसकी पत्नी, बच्चे और गांव वालों से पूछताछ की। यह घटना किसी को भी झकझोर सकती थी। पुलिस आरोपी को थाने ले आई और उससे विस्तृत पूछताछ की। जफर से हुई पूछताछ व ग्रामीण के बयानों के बाद अंधविश्वास के साए में जी रहे एक ऐसे शख्स की कहानी निकल कर सामने आई जिसने अंधविश्वास में डूबकर अपने परिवार को तबाह कर दिया था, साथ ही अपना भविष्य भी बर्बाद कर दिया था। जफर उन नौजवानों में से था जो बिना मेहनत किए बड़े बड़े ख्वाब देखता था। सालों पहले जफर का विवाह नईम बानो के साथ हुआ था, तो वह परिवार से अलग हो गया। वक्त के साथ वह 3 बच्चों का पिता बना। जफर के परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वह किसी तरह छोटे मोटे काम करके वह परिवार की गाड़ी खींच रहा था। काम के बाद उसका बाकी का वक्त यार दोस्तों में बीतता था। गनीमत यह थी कि वह किसी भी बुरी आदत का शिकार नहीं था। जफर जब भी दोस्तों के बीच बैठता था बड़ी बड़ी ख्याली बातें किया करता था। गांव देहात के इलाकों में अंधविश्वास की अनेक रोचक किस्से होते थे। समाज का मनोवैज्ञानिक है कि लोग अंधविश्वास के किस्सों को रहस्य के साथ बड़ी रुचि से सुनाते हैं। इस किस्सों पर लोगों के बीच चर्चा होती है। अंधविश्वास के नकारात्मक पहलुओं पर इतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि इत्तेफाकिया सही हो जाने वाले मामलों की होती है। इसी लोग चमत्कार भी हैं। फलस्वरूप अंधविश्वास की कहानियाँ बचपन से ही दिमाग में बैठनी शुरू हो गई थी। जफर की भी अंधविश्वास का शिकार था। दोस्तों के बीच वह ऐसे किस्सों को दिल लगा सुनता और दिनचर्या की बातों और जीवन में आने वाले बाधाओं को अंधविश्वास से जोड़ कर देखता है। जफर किसी भी परेशानी का शिकार होता है तो वह सीधा किसी बाबा या तांत्रिक के पास जा पहुंचता था। उसके अंधविश्वास का फायदा उठाकर उससे रुपए ऐड कर तभी ताबीज़ पकड़ा देता। तो कभी भभूत बच्चों को कोई बीमारी होती तो भी वह चिकित्साओं से ज़्यादा बाबाओं पर भरोसा करता। उसे यह समझाने वाला कोई नहीं था कि अंधविश्वास के आईने में यह यथार्थ को ना भुलाए। दरअसल सुझाव का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह व्यक्ति के उद्देश्य, मत, विचार एवं जीवन में भी परिवर्तन लाता है, बशर्ते सुझाव सही और उसे मानने वाले अच्छे बुरे का फ़र्क करना जानता हो। जफर ने आजीविका चलाने के लिए एक बैंड बाजा मंडली में काम करना शुरू कर दिया था। इससे जो कमाई होती थी उसी से उसका घर चलता था। इस काम में उसे आमदनी कम थी, लिहाजा वह किसी चमत्कार की उम्मीद किया करता था। तांत्रिकों के संपर्क में आने के बाद वह खुद भी अजीब ढंग से ज़िंदगी जीने लगा था। इसके बावजूद उसके हालात जस के तस वह चाहता था कि उसके हालात अच्छे हो जाएंगे, ज़िंदगी आसानी से हो जाएगी। इंसान का व्यवहार तब बदल जाता है जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। जफर जिन उम्मीदों को पाले हुए था वह मेहनत के बलबूते ही पूरी हो सकती, जबकि वह अंधविश्वास के पढ़कर चमत्कार की चाहत पाले बैठा था। बैंड बाजे के काम से मुश्किल हो गई तो जफर ने एक चिट फंड कंपनी में बतौर एजेंट का काम करना शुरू कर दिया। इससे उसकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सुधरी। उसने अपनी जान पहचान वाले लोगों का रुपया तो कंपनी में लगवाया ही, अपनी कमाई भी उसमें निवेश कर दी। कंपनी उसे अपनी आकर्षक स्कीमों के जरिए तय वक्त पर लोगों को उनके निवेश का बड़ा फायदा देने का वादा करती थी। बाजारों में ऐसी चिट फंड कंपनियां भी की भरमार है जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर रुपया बटोरती है। अधिकांश इनका शिकार वे लालची लोग होते हैं जो कम वक्त में रईस बनने के सपने देखते हैं। उन्हें लगता है कि बैठे बैठा ही उनकी रकम बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसी कंपनियां मोटी रकम एकत्र होते ही चंपट हो जाती हैं। जफर जिस कंपनी में काम करता था उसने भी एक दिन ऐसा ही किया। कंपनी के लापता होते ही जफर दुराए पर आ खड़ा हुआ। लोगों ने भी उसके रुपए मांगने शुरू कर दिए। इससे वह परेशान रहने लगा। परेशानी के इसी दौर में अंधविश्वास के शिकार जफर ने फिर पाखंडी तांत्रिकों का सहारा लेने की सोची। वह तांत्रिकों से मिला तो उन लोगों ने उसे कुछ टोने टोटकों समझा दिए। साथ ही बताया कि
वह सब्र से काम ले, बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। ज़फ़र के लिए यह सबकी सुखद सपने जैसा था। इसके बाद वह लोगों से कहने लगा कि अब बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है। बेरोज़गार होने के बाद ज़फ़र के पास कोई काम नहीं बचा। वह नौजवान था, वह चाहता था कोई भी काम करके अपने पारिवारिक हालात को संवार सकता था, लेकिन अंधविश्वास ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। निठल्ला होने की वजह से वक्त उसके लिए महायातना बन गया। कमाई ढेने की नहीं थी, नतीजतन बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई। नईम बानो ने अपने पिता को खबर की। उसका मायका पीलीभीत जहानाबाद क्षेत्र के गांव चक्का में था। खबर मिलते ही उसके पिता मोहम्मद अनवार मेमोर आ गए। उन्होंने रुपए देकर मदद तो की ही थी, साथ ही वह ज़फ़र को समझाया भी, बेटा मेरी बात तो गलत मत समझना, मेरी सलाह की कोई काम धंधा ढूंढ लो, मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। ज़फ़र ने ख्याली अंदाज में आत्मविश्वास से जवाब दिया। मोहम्मद अनवार ने उसके कहा, अगर तुम्हें ऐसा एतराज़ ना हो तो मैं बानो और बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाता हूँ। जब हालात सुधर जाएं तो तुम इन्हें ले आना। इस बात पर ज़फ़र भड़क गया। नहीं, यह मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। अनवार ने अपनी बात पर अड़िग रहने की कोशिश की तो ज़फ़र ने चेतावनी दी, अगर वह बच्चों को ले गए तो वह मौत को गले लगा लेगा। दामाद का इस तरह का व्यवहार देखकर अनवार बुने मन से वापस चले गए। ज़फ़र अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुका था। वह तांत्रिक क्रियाओं में लीन रहता था। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। कोई उस पर किसी तरह की टिप्पणी कर देता तो वह बुरी तरह भड़क जाता। इसके अलावा वह लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता था। उसकी इस तरह की आदत से एक तरफ जहाँ लोग उससे कतराने लगे थे, वहीं उसने भी सबसे दूरियां बना रखी थीं। लोग तब उससे और भी डरने लगे जब उसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद हुसैन से झगड़ा होने पर एक रात उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी और प्रचारित किया कि उसमें तंत्र मंत्र के बल पर ऐसा किया। नईम बानो अनपढ़ महिला थी। ज़फ़र ने उसे व बच्चों को भी अपने रंग में रंग लिया था। इसी तरह वक्त बीतता गया। टोने टोटकों से ना हालात सुधरने थे और ना सुधरे। ज़फ़र अजीब सी गफलत में रहने लगा। उसे लगने लगा कि उसके परिवार पर कोई शैतानी साया है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आर्थिक हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। ज़फ़र के घर के आर्थिक हालात मोहल्ले वालों से भी नहीं छिपे थे। वे मदद करने का प्रयास करते तो ज़फ़र उन्हें गालियां देकर भगा देता। स्थिति बिगड़ती गई तो उसने एक तांत्रिक क्रिया करने का फैसला किया। इसके लिए उसने सबसे पहले पूरे परिवार के लिए काले रंग व हरे रंग के कपड़े सिलवाए। इन कपड़ों को सभी को पहना कर वह घर के तरह तरह की क्रियाएं करता। बच्चे के सिर पर वह टोपी नुमा एक कपड़ा बंधवा देता। उसने एक दिन पत्नी व बच्चों को समझाते हुए कहा, किसी के भी सिर से एक सप्ताह तक ये कपड़ा नहीं उतरना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ये कपड़ा बंधा रहा तो जल्द ही मेरा वक्त सुधर जाएगा। घर में पत्नी और बच्चे उसके हुक्म के गुलाम थे। सब ने ऐसा ही किया। वह बच्चों के साथ घर में घंटों बैठ कर अजीब अजीब क्रियाएं करता रहता था। बच्चे व पत्नी के घर से निकलने पर भी उसने पाबंदी लगा दी थी। 2 अक्टूबर 2015 की दोपहर का वक्त था। ज़फ़र अपनी तंत्र क्रिया में लीन था। इसी बीच नईम बानो खाना बनाने लगी। फ़रहीन घर में खेलते हुए माँ के पास रोटी लेने चली आई। जैसे ही वह रोटी लेने के लिए झुकी, उसके सिर से दुपट्टे नुमा बंधा कपड़ा हट गया। ज़फ़र की नज़र उस पर गई तो वह आग बबूला हो उठा। यह क्या किया तूने? सिर से दुपट्टा कैसे हट गया? गलती हो गई अब्बू, फ़रहीन ने डर कर जवाब दिया। सुनकर ज़फ़र गुस्से में बोला, तू ज़रूर वही शैतान साया है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अच्छा हुआ तू पकड़ में आ गया। अच्छा, आज मैं सबक सिखा कर ही दम लूँगा। इसके साथ ही ज़फ़र ने मासूम फ़रहीन को पीटना शुरू कर दिया। उसका भयानक रूप देखकर फ़रहीन के भाई पिटाई के डर से तख्त के नीचे छिप गए। नईम बानो ने बेटी को बचाने की कोई कोशिश की तो बहुत की, लेकिन ज़फ़र ने आखिर उसे बेरहमी से मार ही डाला। पूछताछ में पता चला कि ज़फ़र की इस कहानी से पुलिस भी हैरान थी। आर्थिक परेशानियों और अंधविश्वास की वजह से ज़फ़र की हालत पागलों जैसी हो गई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ गैर इरादतन
हत्या का मामला दर्ज किया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जफर ने मेहनत करके ज़िंदगी को संवारा होता और अंधविश्वास में ना पड़ा होता तो ऐसी नौबत कभी ना आती। कथा लिखे जाने तक जफर की जमानत नहीं हो सकी थी। उसकी पत्नी व बच्चे नाते रिश्तेदार की रहमो करम पल रहे थे। धन्यवाद।